अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, हमने प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट सीरीज शुरू की थी। आज उसके अंदर हम एक नया प्रैक्टिकल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है अप्लाई द फाइव-स्टेयर टेस्ट टू एनालाइज द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड जेनेटिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपने मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रखा है। आपने ये बात पढ़ रखी है कि जब आपने पेरेंट जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं तो उसके बाद में उसके नतीजे में F1 जनरेशन पैदा होती है जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में अलील्स पाए जाते हैं। बाद में आपने F1 जनरेशन हो क्रॉस फर्टिलाइज करवाया F1 जनरेशन से, F1 जनरेशन है क्रॉस फर्टिलाइज करवाया F1 जनरेशन से, जिसके नतीजे में F2 जनरेशन पैदा हुई। अब F2 जनरेशन में आपको पता है कि 9:3:3:1 आती है, यानी आप जब पुनेट स्क्वायर ड्रा करते हैं तो उसमें 16 मुख्तलिफ इक़साम है कम्बिनेशन बनते हैं, यानी जो F2 जनरेशन पैदा होती है उसमें 16 किस्म ही जीनोटाइप जो है वो पाई जाती है, जिसमें 9 प्लांट्स जो है वो एक किस्म है, 3, 3 और 1 यानी 3 मुख्तलिफ इक़साम है, फिर 3 दूसरी इक़साम है और एक पौधा जो है वो उसमें रिसेसिव ट्रेट्स आती हैं। तो ये एक बैकग्राउंड नॉलेज था। अब बैकग्राउंड नॉलेज पे हमने फाइव-स्टेयर टेस्ट अप्लाई करना है ताकि ये जो रेशो आई है क्या ये फाइव-स्टेयर टेस्ट के नतीजे में ये सही प्रूव होती है या फिर ये रेशो गलत प्रूव होती है, हमें मेंडल ने गलत बताया है या फिर सही बताया है। तो फाइव-स्टेयर टेस्ट जो होता है ये हम इसलिए अप्लाई करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यूज वो हैं जो हमें मेंडल ने रेशो बताई है 9:3:3:1 और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज वो हैं जो हमने अपने तजर्बे से लेनी है, यानी हमने जो फील्ड में प्लांट्स ग्रोथ किए हैं उन्हें डाटा से जो हमें वैल्यूज मिलनी है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यूज वो हैं जो हमें मेंडल ने बताई हैं, रेशो बताई है 9:3:3:1। उन्हें दरमियान में हमने जब डिफरेंस देखना है तो वो हमने ये देखना है क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या फिर मामूली सी तब्दीली आई है। ये चीज हमने यहाँ पर फाइव-स्टेयर टेस्ट की मदद से फाइंड करना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वाइवा बॉक्स के अंदर पूछा जाता है कि फाइव-स्टेयर टेस्ट हमें क्या बताता है। नंबर 2 पे फाइव-स्टेयर टेस्ट बायोलॉजी ही 2 फील्ड में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 जेनेटिक्स एंड एथोलॉजी, इन दोनों ब्रांचेस है अंदर फाइव-स्टेयर टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम एक ही टाइम में 2 मुख्तलिफ ट्रेट्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमने सीड शेप और सीड कलर ये 2 ट्रेट्स स्टडी करनी है, जिसकी वजह से ये डाई हाइब्रिड क्रॉस समझा जाता है और एक्सपेक्टेड रेशो जो हमें मेंडल ने बताई थी वो 9:3:3:1 है। अब हमारा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमिन ऑब्जर्व्ड रिजल्ट differ from expected result ratio by using the फाइव-स्टेयर टेस्ट। जो ऑब्जर्व्ड रेशो जो है, ऑब्जर्व्ड हमने फील्ड से ऑब्जर्व की है उस रेशो में और जो मेंडल ने रेशो बताई है उन्हें दरमियान में हमने मवाजना करना है। फर्क जो है वो फाइव-स्टेयर टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए वो हमने फाइंड करना है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें मटेरियल क्या चाहिए, डाटा फ्रॉम जेनेटिक क्रॉस। ये डाटा आपने वो लेना है जो फील्ड से लेना है, जो आपने फील्ड से डाटा लेना है, जो आपने फसल से पौधों को काउंट करना है और उसके मुख्तलिफ जीनोटाइप आपने फाइंड करनी है, ये आपने फसल से लेना है, ये वो डाटा लेना है। लेकिन अब यहाँ पर जो है मैंने तो कोई फसल उगाई नहीं हुई, मैंने कोई डाटा लिया नहीं हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल से समझाऊंगा। नंबर 2 पे आपके पास
कैलकुलेटर होना चाहिए या फिर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होने चाहिए जहां पर आप जो है वो स्टैट अप्लाई करवा सकें। तीसरे नंबर पर आपके पास प्राइस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होना चाहिए। इन तीन चीजें आप इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करें। अब हमने जिस मिसाल के जरिए से ये टेस्ट, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो समझना है, वो उसमें आपने क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में 160 पौधा जो है वो एक फसल में उगाया है। 160 प्लांट्स हैं जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है नतीजे में आपके पास F2 जनरेशन आई है, नॉट F1 जनरेशन, F2 जनरेशन जो F1 है क्रॉस से आती है। यहां पर आपने दो ट्रेड्स स्टडी की, सीड शेप और सीड कलर। अब फसल बड़ी हुई, फसल बढ़ने के बाद आपने वहां पर ऑब्जर्व्ड रेशो लेनी है। ऑब्जर्व्ड रेशो क्या है जी? राउंड येलो जो है वो 160 में से 88 प्लांट थे। 160 प्लांट में से आपके पास 88 प्लांट्स ऐसे थे जो राउंड और येलो थे। नंबर 2 पे राउंड और ग्रीन, ये 28 प्लांट थे। इसी तरह रिंथल येलो प्लांट जो थे वो 30 प्लांट्स थे। बाद में नंबर 4 पे रिंथल और ग्रीन जो है वो आपके पास उस फसल के अंदर 14 पौधे आपको नजर आए। आपने ये डाटा उस फील्ड से कलेक्ट कर लिया, जमा कर लिया, अपने पास महफूज कर लिया। अब हमने नल हाइपोथेसिस बनाना है। नल हाइपोथेसिस जो है उसे गलत साबित करना होता है। हमारा मकसद क्या होता है? नल हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है, आपने उसे अपने टेस्ट, अपने तजर्बे के जरिए से उसे गलत साबित करना है और उसके बदले में आपने एक अपने पास से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया होता है जिसे आपने सही साबित करना होता है। तो अब यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या है? ऑब्जर्व्ड डाटा, वो डाटा जो आपने फसल से लिया है, फिट टू द एक्सपेक्टेड मेंडल रेशो, यानी जो मेंडल ने हमें रेशो बताई है 9:3:3:1 और आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ऑब्जर्व्ड रेशियोज हैं, ये आपस में मैच करती हैं। ये आपने अब गलत साबित करना है। तो हम ये गलत साबित करना चाहते हैं, जो मेंडल ने रेशो दी है वो गलत है। अब हम ये साबित करना चाहते हैं अपने तजर्बे से। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? ऑब्जर्व्ड डाटा डज नॉट फिट इनटू एक्सपेक्टेड रेशो। जो हमने फसल से डाटा लिया है और जो मेंडल ने डाटा रेशो दी है, डाटा दिया है, वो आपस में मैच नहीं होते। ये अब हमने सही साबित करना है। हम मेंडल को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। तो यहाँ इस तरह हमारे पास दो हाइपोथेसिस आए, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यूज, यानी जो हमें मेंडल ने वैल्यूज दी हैं, मेंडल ने जो रेशो दी है, उस रेशो के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं, 160 पौधा है तो उसमें दरमियान वाली रेशो है 3 और फिर साथ में 3 और साइडों पर 1 और 9। इसका मतलब है ये जो दरमियान वाली रेशो है 3 है, इसे डबल करें, 3 है, डबल हरे 6 और फिर दोबारा डबल हरे तो 3, 6, 9, यानी ये जो 3 वाली रेशो है, जो 3 वाले पौधे हैं, 3 वाली किस्म है जो पौधे हैं, उन्हें डबल, उन्हें 2 गुना पौधे जो हैं वो 9 रेशो पे फिट बैठते हैं। तो हमारे पास राउंड येलो पौधे जो हैं वो 3 वाली रेशो से 2 गुना ज्यादा होने चाहिए, डबल होने चाहिए। तो 9/16, अब ये 9/16 कहां से आया? 9 रेशो आई है मेंडल वाली और 16 जो है वो पुनेट स्क्वायर है, अंदर 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो 9/16 और हमारे पास टोटल प्लांट कितने हैं? 160। तो हमारे पास आंसर आता है 90। अब 90 पौधे फसल में ऐसे होने चाहिए जो राउंड और येलो होने चाहिए मेंडल साहब है हिसाब से। नंबर 2 पे है राउंड ग्रीन, इसकी रेशो आती है 3, टोटल कॉम्बिनेशन है 16 मल्टीप्लाई बाय 160, टोटल प्लांट्स हैं, तो इसका आंसर आया है हमारे पास है ये 30।
पहली रेशो आई 90, दूसरा रिजल्ट हमारे पास आया 30। इसी तरह रिंकल और येलो, ये जो रिंकल और येलो ही रेशो आती है ये भी 3 है, टोटल 16 है और प्लांट्स की तादाद है 160। तो आंसर आया हमारे पास 30। अब नंबर 4 पर रिंकल ग्रीन प्लांट्स, ये 1 है, तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 160, तो ये हमारे पास है 10 प्लांट्स आए ऐसे जो रिंकल और ग्रीन है, रिसेसिव ट्रेट्स में है। अब 90 जमा 30 जमा 30 जमा 10, तो ये टोटल बनते हैं 160 प्लांट्स। अब मेंडल के हिसाब से उस फसल है अंदर 160 पौधों में ये रेशो आने चाहिए, 90 पौधे राउंड येलो होने चाहिए, 30 पौधे राउंड ग्रीन होने चाहिए, 30 पौधे रिंकल येलो होने चाहिए और 10 पौधे जो हैं वो रिंकल और ग्रीन होने चाहिए। ये मेंडल है जो रेशो है उस हिसाब से ये प्लांट्स आते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं फाइस्टेर टेस्ट हा फार्मूला। X स्टेर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्टेर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब नंबर 3, अब हमने टेबल बना लेना है फिनोटाइप, दूसरे कॉलम में ऑब्जर्व्ड वैल्यू, नंबर 3 पे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू और नंबर 4 पर 4th कॉलम है अंदर हमने काइस्टेर टेस्ट है जो है वो फार्मूला लिख लेना है। अब सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी बनी थी वो राउंड येलो बनी थी, पहली रेशो। तो पहली रेशो में जब हमने फसल हो ऑब्जर्व किया, फील्ड है अंदर डाटा जमा किया, तो वहां पर हमें राउंड येलो फिनोटाइप के पौधे मिले 88। एक्सपेक्टेड कितने होने चाहिए थे? 90। क्यों है? मेंडल के हिसाब से 90 पौधे होने चाहिए थे, हमारे पास पौधे हुए 88 पौधे। अब हमने फार्मूले की मदद से काइस्टेर टेस्ट अप्लाई किया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ले ली 88 माइनस हमने थी 90 होल स्टेर लिया डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमने यहाँ में 90 माइनस 88 किया तो हमारे पास आंसर आया -2। -2 स्टेर लिया तो वो हमारे पास +4 आया, डिवाइडेड बाय 90 किया तो हमारे पास आंसर आया 0.044। इसी तरह दूसरी कैटेगरी में हम चले जाते हैं राउंड ग्रीन पे। फसल है जब सर्वे किया तो हमारे पास 28 पौधे मिले हमें जो राउंड और ग्रीन फिनोटाइप वाले थे। जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू चेक की तो वो 30 थी। उसी तरह फार्मूला अप्लाई किया 28 माइनस 30 होल स्टेर डिवाइडेड बाय 30, 28 माइनस 30 तो वो -2 आया, -2 स्टेर लिया वो +4 आया, डिवाइडेड बाय 30 किया तो 0.133 हमारा आंसर आया। अब हम तीसरी कैटेगरी में चले जाते हैं रिंकल येलो। हमने जब फील्ड है सर्वे किया, फसल में जांचा तो हमें 30 पौधे ऐसे मिले जो रिंकल और येलो थे। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमारे पास मेंडल ने 30 ही बताई थी। तो इस तरह 30 और 30 हमारी वैल्यू जो है वो बराबर आई, तो 30 माइनस 30 0 हुआ, 0 का स्क्वायर भी 0 हुआ, डिवाइडेड बाय 30 किया तब भी हमारे पास आंसर आया 0.000। अब हम 4th कैटेगरी में चले जाते हैं रिंकल ग्रीन में। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास 10 पौधे होने चाहिए थे, ऑब्जर्व किया तो हमारे पास 14 पौधे निकल आए। अब 14 पौधे, अब उसी तरह हमने काइस्टेर टेस्ट का फार्मूला अप्लाई किया 14 माइनस 10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, 14 माइनस 10 हमारे पास आंसर आया 4 स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आया 4 बार 16 डिवाइडेड बाय 10 किया तो हमारे पास आंसर आया 1.6। अब हमने इन्हें टोटल करना है। ऑब्जर्व किए पौधे तो हमें पता चला कि जितने भी पौधे हमने फसल में लगाए थे वो 160 थे। एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी हमने 160 के हिसाब से निकाली हुई हैं हमारे पास। काइस्टेर टेस्ट का जब फार्मूला अप्लाई किया तो ये तमाम आंसर्स हमने प्लस किए तो हमारे पास आंसर आया 1.777।
अब हमने इससे अगले स्टेप में डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है हमारा आंसर जो है वो कितना डेविएट हो जाए तो हम वो तजर्बे हो सही मानते हैं। तो हमें फ्रीडम कितनी है, आज़ादी कितनी है, जवाब है अंदर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करने का फार्मूला ये होता है, आपने जितनी कैटेगरीज बनाई हैं आपने उन प्लांट्स को जितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है उनमें से -1 कर लें। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कैटेगरियाँ 1 2 3 4, तो हमने 4 - 1 किया तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 3। अब एक लेवल होता है सिग्निफिकेंट लेवल। सिग्निफिकेंट लेवल रिसर्च के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमने सिग्निफिकेंट लेवल बताना होता है तो जो प्रीवियस डाटा इस तजर्बे पे मौजूद है और जो हमारी वैल्यूज आई हैं उन्हें अंदर कितना डिफरेंस है। अगर ये वैल्यूज 0.05 से लेस देन है तो इसका मतलब है हमारी रिसर्च जो है वो सिग्निफिकेंट है। और अगर हमारा लेवल हमारी रिसर्च में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाए तो वो 0.05 से ग्रेटर हो जाए और इतना ग्रेटर हो जाए है हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो उस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से इतना डिफरेंट हो जाए है वो 0.05 से भी ग्रेटर हो तो वो फिर हमारी रिसर्च नॉन सिग्निफिकेंट है। अब उसमें मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं, फॉल्टी ऑपरेटर्स जो है वो एक्सपर्टीज, जो आपका एक्सपर्ट तजर्बा कर रहा है उसकी जो है वो लैक ऑफ एक्सपर्टीज हो सकती है। तो मुख्तलिफ रीजन की वजह से वो सिग्निफिकेंस लेवल में डिफरेंस आ जाता है। तो हमारा यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05। आगे है क्रिटिकल वैल्यू 7.815। अब हमने ये जो हमारी वैल्यू आई है ऑब्जर्व्ड 1.777, अब इसका हमने कंपैरिजन करना है क्रिटिकल वैल्यू से 7.815। तो हमारी ये वैल्यू अगर ज्यादा आ जाती है 7.815 से, अगर ये वैल्यू जो ऑब्जर्व की है उसे प्लस किया है 1.777, अगर ये वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होती तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। नल हाइपोथेसिस क्या है? ऑब्जर्व्ड डाटा फिट टू एक्सपेक्टेड मेंडल रेशियो। ये हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाना था और फिर हमने अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मान लेना था और वो हाइपोथेसिस था ऑब्जर्व्ड डाटा डज नॉट फिट इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू। और ये हाइपोथेसिस असल में मेंडल है जो रेशियो है उसे गलत साबित करता है। नंबर 2 पे है हमारी अगर ये वैल्यू जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेस देन आ जाती 7.815 से तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड माना जाना था, फिर उसे रिजेक्टेड नहीं माना जाना था। तो अब हमारी वैल्यू आई भी 1.77 है। 1.777 जो है लेस देन है 7.815 से। इसका मतलब है हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। यानी हमने नल हाइपोथेसिस में ये बताया है कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो हमने उस फसल से डाटा लिया है और जो हमें मेंडल ने रेशियो बताई है, ये दोनों आपस में फिट बैठती हैं। ऑब्जर्व्ड डाटा फिट टू एक्सपेक्टेड मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1। तो इस तरह हमारा जो है वो नल हाइपोथेसिस जो है वो सच साबित हुआ। अगर ये गलत साबित हो जाता तो मेंडल लॉ कभी भी लॉ नहीं बनता बल्कि वो थ्योरी पर ही रिजेक्ट हो जाता। तो इस तरह हमने मेंडल लॉ को जो है वो प्रूव किया काइस-शेर टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।